ये मुकदमा लड़ा और उसमें ये साबित कराया कि ना सिर्फ ये लोग बेगुनाह थे बल्कि इनको झूठा फंसाया गया। अब आतंकवाद के केसेस में अगर कोई किसी को झूठा फंसाता है तो ये अपने आप में आतंकवाद की ही घटना है। इनकी जो पूरी जिंदगी खराब कर दी, इनके ऊपर एक स्टिग्मा लग गया, पूरे इलाके के ऊपर जो एक स्टिग्मा लग गया, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, सबको इतनी ज़्यादा बदनामी झेलनी पड़ी। उस सब के लिए अब हम 10-10 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन के लिए इन दोनों के को और इनके परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन का मुकदमा हम डालने वाले हैं। ये भी जज साहब ने टिप्पणी की है कि अगर even for the sake of argument the above said defects in the electronic evidence pertaining to the said intercepted conversation is ignored, even then intercepted conversation is not sufficient to bring home the guilt against the accused person। जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, ये बताते हैं कि हमने इनकी रिकॉर्डिंग की थी, फोन पे बातचीत की। इस देश में मनुवादी व्यवस्था ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने और आरएसएस के जो एजेंट्स हैं, दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसमें एक नैरेटिव पिछले कई सालों से तैयार किया कि शेड्यूल कास्ट के लोग नक्सलाइट, शेड्यूल ट्राइब के लोग नक्सलाइट, मुस्लिम लोग आतंकवादी, पाकिस्तानी टेररिस्ट, लश्कर तैयबा और ये सब आईएसआईएस, और इस सब का एक झूठा नैरेटिव तैयार किया। और इसमें बे इंतहा बहुत ज़्यादा संख्या में बेगुनाह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, और नॉर्थ ईस्ट में और दूसरी जगहों पे भी, चाहे तो वो तेलंगाना हो, चाहे बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो और यूपी हो, वहाँ से भी, और अब मेवात में भी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मेवात के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ पे लोग लश्कर तैयबा के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान से संबंध है इनके, और दिल्ली में बड़े बड़े बम धमाके करने की साजिश की जा रही थी, बिजनेसमैन को किडनैप कर। तो एक आईबी ने स्पेशल सेल में कंप्लेंट कराई कि उन्होंने जावेद बलूची नाम के लश्कर तैयबा के वेल नोन आतंकवादी के साथ बातचीत इंटरसेप्ट की है कुछ मुस्लिम नौजवानों की कुछ फ़ोन नंबर्स पे, जो कि राजस्थान और हरियाणा के, और उसके लिए 7 साल तक मुकदमा चला। मेरे दोनों तरफ राशिद और शाहिद हैं इन लोगों के ऊपर, जो जिनके पूर्वज भारत की आज़ादी के लिए और उससे पहले भारत को मजबूत और एक साथ रखने के लिए जिनके बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि शायद मनुवादी मानसिकता के लोग सपने भी नहीं सोचते, उन लोगों के ऊपर यह झूठा मुकदमा बनाया गया। और अब पिछले साल, इस साल जाके ये लोग बरी हुए हैं, लेकिन बरी होने के साथ साथ मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि इन केसेस में सिर्फ बरी करा लेना से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, एक नैरेटिव तैयार किया जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आतंकवादी होते हैं और उनको बरी करा लिया जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा के, मेहनत करके ये मुकदमा लड़ा और उसमें ये साबित कराया कि ना सिर्फ ये लोग बेगुनाह थे बल्कि इनको झूठा फंसाया गया। अब आतंकवाद के केसेस में अगर कोई किसी को झूठा फंसाता है तो ये अपने आप में आतंकवाद की ही घटना है, क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम झूठा लगाना देश में अफरा तफरी का माहौल फैलाने के बराबर है। और इसके लिए जो ये पुलिस की एजेंसी है, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ख़ास तौर पे मुलजिम है और इन्होंने ये इतना बड़ा अन्याय और अपराध किया है। इसके लिए अब हम जो कानून में प्रावधान है उसके लिए इनकी जो पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इनके ऊपर एक स्टिग्मा लग गया, पूरे इलाके के ऊपर जो एक स्टिग्मा लग गया, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, सबको इतनी ज़्यादा बदनामी झेलनी पड़ी। उस सब के लिए अब हम 10-10 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन के लिए इन दोनों के को और इनके परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन का मुकदमा हम डालने वाले हैं, ताकि आगे किसी भी एजेंसी को झूठा फंसाने की हिम्मत ना हो सके, जुर्रत ना हो सके। यही इन केसेस का, झूठे केसेस का सच्चा और सही जवाब है, जिससे पुलिस एजेंसीज को
भारत के संविधान के अंदर रह के काम करना, कानून व्यवस्था और लॉफुल एक्टिविटी करना ही अलाउड रहेगा। अगर वो भी गैर कानूनी काम करेंगे तो उनको भी अपराध की श्रेणी में, अपराधियों की श्रेणी में डाला जाएगा। ऐसा काम हम इस केस के लिए करने जा रहे हैं, इसीलिए आप सब लोगों को तकलीफ दी। सबसे पहले मैं आपको जो टिप्पणियां जज साहब ने की हैं इस केस के बारे में, वो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो आप सब लोगों को पता लगनी चाहिए कि इस तरीके से इतनी प्रीमियर एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिनकी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा है, वो ऐसा झूठा मुकदमा भी बना सकती है। इसमें जावेद बलूची नाम का एक टेररिस्ट बताया गया था। कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है कि जावेद बलूची नाम का टेररिस्ट होना तो दूर की बात है, कोई जावेद बलूची नाम का आदमी है ये भी साबित नहीं कर पाई पुलिस। तो इतना बड़ा अन्याय और इतना बड़ा झूठ जो है, मैं समझता हूँ देश के सामने आना चाहिए कि ये जो मुस्लिम नौजवानों को, शेड्यूल कास्ट नौजवानों को, शेड्यूल ट्राइब नौजवानों को ख़ास तौर पे, और दूसरी माइनॉरिटीज़ के नौजवानों को, क्रिश्चियन और सिख, झूठा फंसाया जाता है, वो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत है, जिसमें हमारे देश में जो लोग आतंकवादी नहीं हैं उनको भी आतंकवादी बना के पूरी दुनिया में क्या मैसेज दिया जा रहा है कि भारत में इतना सारा आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। इससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करने से कतराएंगे कि यहाँ तो इतनी आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। तो ये देश के खिलाफ साजिश है, जिसमें हमारी एजेंसीज के भी बहुत सारे रोग एलिमेंट्स शामिल हैं। तो मैं पैरा 20 पढ़ के सुना रहा हूँ जज साहब ने जो इस केस में फाइंडिंग दी है। इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन देयर आर गेपिंग होल्स इन द प्रोसिक्यूशन वर्जन बिसाइड्स, ये एक टिप्पणी है। उसके बाद एक और टिप्पणी है, फर्दर मोर देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ जावेद बलूची, लीव असाइड एलिगेशन दैट ही इज ट्रेडेड टेररिस्ट। यानी कि ये कोई इंसान भी है, इसका भी कोई सबूत, हज़ारों करोड़ रुपए की जिसका बजट है दिल्ली स्पेशल सेल का और दिल्ली पुलिस का, वो ये भी साबित नहीं कर पाया कि जावेद बलूची नाम का कोई आदमी भी है जिससे इनका बात करना दिखाया। फिर ये भी जज साहब ने टिप्पणी की है कि अगर even for the sake of argument the above said defects in the electronic evidence pertaining to the said intercepted conversation is ignored, even then intercepted conversation is not sufficient to bring home the guilt against the accused person। जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, ये बताते हैं कि हमने इनकी रिकॉर्डिंग की थी, फ़ोन पे बातचीत की, हमने ये साबित किया कि ऐसी कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। लेकिन जज साहब कह रहे हैं कि चलो मान लिया, सिर्फ एक बहस के तौर पे कि रिकॉर्डिंग इन्होंने कर भी ली थी, तब भी उन रिकॉर्डिंग में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये लगता कि कोई अपराध या कुछ भी हुआ है। फिर भी इन लोगों को 9 साल तक जेल के पीछे रखा गया। ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है, यूएपीए, जिसको बहुत ही ड्रैकोनियन कानून कहा जाता है, उसकी सबसे बड़ी कमी कि इस तरह के बेगुनाह जिनको झूठा फंसाया जाता है उनकी भी जमानत नहीं हो पाती। ये यूएपीए का सबसे बड़ा कमी और अपराध है। लेकिन इसमें जो सही सोल्यूशन है वो ये है कि इस प्रकार के झूठे मुकदमे जो पुलिस ऑफिसर्स बनाए उनको भी बहुत सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। यही इस केस का सही वो हो सकता है। फिर एक पैराग्राफ में जब जज साहब ये कहते हैं कि देयर इज नो मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड टू कनेक्ट अक्यूज्ड पर्सन्स विद एलिटी, देयरफॉर आई एम कन्विंस्ड प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव ऑन रिकॉर्ड दैट अक्यूज्ड पर्सन्स वर मेंबर्स ऑफ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा। तो लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर बता दिया, मतलब कितना बड़ा जुर्म और गुनाह है किसी को लश्कर-ए-तैयबा जैसी आतंकवादी संगठन का मेंबर बता देना और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना। तो जज साहब ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से, मतलब बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए कोई भी एविडेंस लाने में कि ये लश्कर-ए-तैयबा के मेंबर थे। फिर जज साहब ने यह भी कहा है कि prosecution has miserably failed to prove its case and accused person deserves to be, मतलब बुरी तरह से नाकामयाब हो गई है प्रोसिक्यूशन। ये है इन केसेस की जिस पे हम लोगों को सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि इस देश में क्या पुलिस के अधिकारी यदि कानून तोड़ के ऐसी घटनाएं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और इन दोनों की जो ज़िंदगी खराब हो गई है या ऐसे परिवारों की जो ज़िंदगी खराब हो जाती है उसके लिए भी सरकार को मुआवजा नहीं, बहुत बड़ी कंपनसेशन देनी चाहिए। इनकी रेपुटेशन के लॉस की, इनकी जो पैसे का लॉस हुआ है वो तो सबसे कम लॉस है, लेकिन जो रेपुटेशन और जो घर में बदनामी हुई, जो इन्हें एक स्टिग्मा लग गया इनके ऊपर, उसको भी धोने के लिए एक लंबी कार्रवाई की ज़रूरत है जिसमें हम सब आप लोगों का सहयोग चाहिए।
सर कब गिरफ्तारी हुई थी? इनकी 2013 में गिरफ्तारी हुई। कब सर दोष ये मुक्त बरी हुए? हुए हैं ये पिछले महीने की 9 तारीख 9 तारीख। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। आपको कितने साल जेल में रहना पड़ा? तकरीबन 9 साल। कब गिरफ्तारी हुई थी? 2013 में मुझे गिरफ्तार किया गया। कितनी उम्र थी आपकी? उस वक्त मैं बिल्कुल यंग था, मैं तकरीबन 26 साल की मेरी उम्र थी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में पूरी फैमिली है, मेरे जो है 2 बूढ़े माँ बाप हैं।